टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हम इस मैच में एक्सपेरिमेंट करेंगे। कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, पूरा बैटिंग ऑर्डर एकदम उथल पुथल कर दीजिए, लेकिन टीम इंडिया को ये मैच और 115 रन और कन्विंसिंगली चेज डाउन करने चाहिए थे, क्योंकि 115 रन कभी भी ज्यादा नहीं होते हैं। और टीम इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किए। एक्चुअली इंडियन टीम के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है कि नंबर 4 या नंबर 5 आपका खिलाड़ी कौन खेलने वाला है, और उसमें लेफ्ट हैंडर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो डिसीजन तो शायद टीम ने ले लिया है कि वो ईशान किशन के साथ जाएंगे, और संजू सैमसन और ईशान किशन को लेकर के जो रेस चल रही थी वो शायद अब आपको खत्म होती हुई दिखेगी। इंडिया के लिए अच्छी चीज ये भी हुई कि अब तक जो मौके ईशान किशन को मिले हैं उन्होंने उनमें परफॉर्म करके दिखाया। कल के दिन भी एक अच्छी पारी उनसे देखने को मिली। पहली चीज जो शायद जरूरी थी उनके लिए कि उनको इन ओडीआई मैचेस में गेम टाइम मिले, इसीलिए कल के मैच में रोहित शर्मा ने अपनी पोजीशन उनको दी और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब किया। देखिए, जब पूरा फुल थ्रॉटल टीम खेलेगी और सारे प्लेयर अवेलेबल होंगे और आपकी जो मेन स्ट्रेटजी होगी उसमें ईशान किशन आपके ओपनर नहीं होंगे। ईशान किशन को 4 नंबर ही खेलना है। चूंकि आपको ईशान किशन को गेम टाइम देना था, इसलिए यहां पर ईशान किशन को ओपन कराया गया। और दूसरा, इनिशियली जो कंडीशंस थोड़ी सी मुश्किल थी, बॉल सीम एंड स्विंग हो रही थी, इस विकेट पर बाउंस भी एक्स्ट्रा था, बाद में गेंद टर्न भी हुई, तो परफेक्ट कंडीशन थी किसी भी खिलाड़ी को टेस्ट आउट करने के लिए। सो इंडिया के लिए ऑल इन ऑल इस मैच से अचीव करने के लिए बहुत कुछ था। भले ही मैच ज्यादा देर चला ना हो, 40-45 ओवर में ही मैच खत्म हो गया हो, तो ईशान किशन ने एक तो वो कॉम्पैक्टनेस दिखाई एट द टॉप, जो इनिशियली उनका स्ट्रगल अगेंस्ट फास्ट बॉलर आपको देखने को मिलता था, तो बहुत अच्छा इनिशियली उन्होंने फास्ट बॉलर्स की गेंद को छोड़ा भी। डिफेंस में भी काफी सॉलिड दिखे, इंटेंट काफी पॉजिटिव दिखी, क्योंकि बहुत बार आप उनको देखते थे कि डिफेंस करते हुए बहुत टेम्पटिव रहते थे, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा क्लियर ज्यादा थे, फ्रंट फुट पर जा रहे थे, तो पूरा जाकर के खेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी चीजें ईशान किशन की बल्लेबाजी में कल की पारी में देखने को मिली। जो मेजर चैलेंज था, उन्होंने रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की बात जो हम कर रहे थे वो शायद उतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन ऐसे किसी डिस्कंफर्ट में वो नहीं दिखे जिससे ये कहा जाए कि ईशान किशन जो पहले दिख रहे थे, आईपीएल शुरू होने से पहले वो दिख रहे थे, जब आप होम सीजन खेल रहे थे जहां पर आपने न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमों को खेला था, तो वो बड़ा स्ट्रगल किए थे, तो वो कुछ चीज आपको देखने को नहीं मिली। जबकि विकेट में फास्ट बॉलर्स के लिए भी मदद थी, स्पिनर्स के लिए भी मदद थी, और स्पिन तो टर्न के साथ बाउंस हो रही थी, तो इसलिए ईशान किशन ने वो वाला टिक बॉक्स भी लगा दिया है इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईशान किशन आपके मिडिल ऑर्डर के विकेट कीपर भी हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी हैं, और टीम के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं। उसी कड़ी में दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ था सूर्य कुमार यादव के साथ कि आपको उनको भी गेम टाइम देना है। हालांकि अगर आप बाकी सारे स्पॉट्स देखें तो इंडियन टीम अब मोस्ट लाइकली सर्टेन है, सिर्फ 2 स्पॉट को लेकर के ही ज्यादा चर्चा थी। बाकी बॉलिंग में जो है, बल्लेबाजी की जो बात कर रहा हूं उसमें 2 स्पॉट में ही चर्चा थी, एक ईशान किशन वर्सेस संजू सैमसन, और आई थिंक वो कॉल ले लिया गया है। लेकिन अब जो सूर्य कुमार यादव को यहां पर मौके मिल रहे हैं, क्या ये जो 2-3 अपॉर्चुनिटीज हैं इस सीरीज में, ये उनके लिए आखिरी अपॉर्चुनिटीज हैं, और टीम उनको किस तरह के लिए रोल के लिए देख रही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप उनको नंबर 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप मिडिल ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि 4 नंबर या 5 नंबर, तो फिर थोड़ा सा आपके लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है ये, क्योंकि उनको कल के दिन आपने ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। सेम लॉजिक जो आप ईशान किशन के साथ कहेंगे कि आप उनको गेम टाइम देना चाहते थे, तो गेम टाइम तो आपने दिया, बट सूर्य कुमार यादव ने अगेन फिर से डिसअपॉइंट किया। शुरुआत शायद ठीक की उन्होंने, थोड़ा सा टाइम भी क्रीज पर स्पेंड किया, लेकिन जो T20 क्रिकेट में आप उनसे देखते हैं, अब वो एक स्वीप शॉट को उन्होंने लगातार 4 बार मारा। वनडे क्रिकेट में आजकल कौन करता है इस तरह की चीज कि आप पहली ओकेजन पर आप सक्सेसफुल थे, लेकिन अगली 3 गेंदों पर आपने सेम शॉट दोबारा से मारा है, और उसमें गेंदबाज को भी थोड़ा सा क्रेडिट और विकेट को भी देना पड़ेगा, लेकिन आप इस तरह से नहीं खेल सकते।
कि आपको थोड़ा सा चेंजेस और हाई परसेंटेज शॉट्स जो है वो ज्यादा खेलने होते हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव देखेंगे अगर जो उनका प्लानिंग या तरीका जिस तरह का रहता है वो अपने इंस्टिंक्ट को बैक करते हैं, और इस वाले शॉट में भी आइडिया ये था कि पैर को आउटसाइड द ऑफ स्टंप प्लांट करना और वहां से स्वीप शॉट खेलना, सो दैट एलबीडब्ल्यू को प्ले से बाहर रख सकें। पिछली 3 ओकेजन पर उन्होंने इसको किया, लेकिन इस वाले में चूंकि गेंद बहुत ज्यादा फुल थी तो इस वजह से पैर वो आपको मौका ही नहीं मिला कि आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप ले जा पाते। सो सूर्य कुमार यादव जो ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना, इनको गंवा रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर वो रन्स कर सकते हैं तो फिर भी अगर मान लीजिए वो यहां पर बनाते भी हैं तब भी मुझे लगता है कि आप उनको नंबर 4-5 ना देख के 6 नंबर ही देखिए। 6 नंबर उनके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी आपके जो श्रेयस अय्यर हैं या जो खिलाड़ी अभी आने हैं वापस, तो उनको लेकर के भी रहेगा कि उन दोनों में से कौन आपका मिडिल ऑर्डर का खिलाड़ी रहेगा, क्योंकि जब ईशान किशन नंबर 4 आ जाएंगे और ऐसा लग रहा है इस टीम में हार्दिक पांड्या आपके नंबर 5 खेलने वाले हैं, तो ऐसे में पोजीशंस जो ओपन होगी क्या वो 5 नंबर की होगी या 6 नंबर की होगी, ये थोड़ा सा सवाल अभी भी रह गया है। लेकिन ईशान किशन ने अपनी जगह मुझे लगता है कि 4 या 5 जो भी हो, मोस्ट लाइकली 4 होगी, तो वो धीरे धीरे करके उसको ग्रैब कर रहे हैं, और जिस तरह से रन्स उनके बनते जा रहे हैं वो टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सा अश्योरेंस भी दे रहे होंगे। लेकिन शुभमन गिल मिस आउट कर गए फिर से, और WTC से लेकर के अब तक कोई भी पारी उनके लिए बेहतर नहीं रही है। वहां पर भी 2 पारियों से, और उसके बाद टेस्ट सीरीज एंड देन फिर आप अभी ये वनडे सीरीज देख रहे हैं, तो उनके रन्स लगातार ना बनना थोड़ा सा आगे चल के इंडियन टीम के लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। बट स्टिल आई विल से कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये तो चलती रहती है। शुभमन गिल अभी आपके लिए ऐसा कोई कंसर्निंग चीज नहीं है। लेकिन बाकी जो ओवरऑल गेंदबाजी की बात होगी, टीम सिलेक्शन की बात होगी, इंडियन टीम के पास मेन फास्ट बॉलर तो मौजूद हैं, आपको बैकअप फास्ट बॉलर चाहिए। आपको ऐसा तेज गेंदबाज नहीं चाहिए जो आपका चौथा तेज गेंदबाज हो, तीसरा तेज गेंदबाज हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मुकेश कुमार तीसरे या चौथे फास्ट बॉलर के रोल में तो ठीक है, बट आपके पहले या दूसरे फास्ट बॉलर के रोल की बात आप करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं होंगे। गेंद उन्होंने ओवरऑल ठीक डाला है, अच्छे लाइन और लेंथ के साथ डाला, और उनकी गेंदबाजी में आपको कल के दिन कुछ चीजें देखने को मिली कि जो जिप है उनकी गेंदबाजी में वो आपको दिखता है। वो एक्स्ट्रा बाउंस उनकी गेंदबाजी में देखने को मिलेगा, क्योंकि आके सीम पे अच्छा हिट करते हैं, तो उससे पेनिट्रेशन तो है गेंदबाजी में, बट वो वाली बात नहीं है जो आप टॉप फास्ट बॉलर में देखना चाहते हैं। जैसे आप सिराज की गेंदबाजी में आजकल देखते हैं, आप जसप्रीत बुमराह एट हिज पीक आप देखते हैं, शमी की गेंदबाजी में देखते हैं विद द न्यू बॉल, तो वो चीज नहीं है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो मुकेश कुमार कंपीट जिस जगह के लिए कर रहे हैं अभी, इन खिलाड़ियों के बैकअप के लिए कर रहे हैं। अब बैकअप भी आपको कम से कम उसी लेवल का चाहिए, उससे मार्जिनली थोड़ा सा कम हो तो चलेगा, लेकिन ज्यादा अंतर अगर उस गेंदबाज की गेंदबाजी में है तो फिर आपको दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। अभी चूंकि पहला ओडीआई मैच था तो थोड़ा सा ये भी होता है गेंदबाजों के साथ कि आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। हालांकि गेंद उन्होंने ठीक डाला, गेंद बुरा नहीं डाला, बट पॉइंट इज कि आप देख क्या रहे हैं, आप कि आपको सिराज, बुमराह, शमी, इनका रिप्लेसमेंट अगर जरूरत पड़ जाए 11 में वर्ल्ड कप में, एशिया कप में खिलाने के लिए, तो क्या आप इनका रिप्लेसमेंट मुकेश कुमार को खिला सकते हैं? वो एक बड़ा सवाल रहेगा। बाकी इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिन गेंदबाजी की बात होगी तो जडेजा अमंग द विकेट रहे, ये बहुत अच्छी चीज रही। बाकी कुलदीप यादव ने जो विकेट टेकिंग स्पिनर की चर्चा रही है, और जहां जहां आपको बाउंस देखने को मिलेगा वहां वहां कुलदीप यादव बहुत ही इंपैक्टफुल गेंदबाज हो जाते हैं, इंप्रेसिव गेंदबाज हो जाते हैं। आपको 2018 का साउथ अफ्रीकन टूर याद होगा, इवन इंग्लैंड गए थे वो, तब भी उन्होंने बहुत अच्छा गेंद डाला था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपको जनरली थोड़ा सा बाउंस ज्यादा देखने को मिलता था, तो उन कंडीशंस में वो काफी एंजॉय करते हैं। और ये जो बारबाडोस का विकेट था, यहां पर भी इस विकेट में अच्छा बाउंस था, ट्रेडिशनली यहां पर रहता है, और बाउंस के साथ गेंद टर्न हो रही थी, तो फिर तो कुलदीप यादव जो है ना वो अनप्लेवेबल हो जाते हैं। उनकी गुगली बहुत से, ये टेलेंडर्स तो कम से कम नहीं पिक कर सकते, बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं पिक कर पाते, तो ये टेलेंडर्स तो नहीं ही पिक कर सकते थे। तो उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट भी निकाले, अच्छी गेंदबाजी की। और एक चीज और हो रही थी कि जिस एंड से वो गेंदबाजी कर रहे थे, अगेंस्ट द विंड गेंदबाजी कर रहे थे। अब जनरली कुलदीप यादव जिस तरह से उनका रिलीज है, जिस तरह के रेवल्यूशंस उनकी गेंदबाजी में रहते हैं, तो बैट्समैन से पहले जाके ऑटोमेटिकली गेंद वैसे ही डिप करती है। और दूसरा, आप अगेंस्ट द विंड गेंदबाजी करने लग जाएं तो वो फिर और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है
बल्लेबाज के लिए गेंद की लेंथ को जज करना। तो वही गलती वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने की और ऐसा लगा कि कुलदीप यादव जो है उनके लिए वो पहेली सुलझाना उतना आसान काम नहीं है। सो इंडिया ने ओवरऑल इस मैच में जो गोल्स शायद अचीव करने के लिए अपने लिए रखे थे उसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट कि हार्दिक पांड्या को नई गेंद देना, ये कुछ इंडिकेट कर रहा है। और मैं शायद रीड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि इंडियन टीम इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट प्लेइंग विद 2 लेग स्पिनर्स, जो सेपरेट कर दिए गए थे एक टाइम पर, कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल। अगर इंडिया की टीम 3 फास्ट बॉलर इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या खेल सकती है तो 2 स्पिनर आपके ही हो गए और रविंद्र जडेजा। सो ये 6 गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन के साथ भी इंडियन टीम कुछ मैचेस में आपको खेलती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले टाइम में। ये बहुत डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, बाकी गेंदबाजों की एबिलिटी पर और उनके जो फिटनेस वगैरह सारी चीजें रहेंगी उस पर बड़ा डिपेंड करेगा। सो लेकिन ये जो ऑप्शन कहीं ना कहीं छोड़ के रखा है वो मुझे लगता है कि अच्छी चीज है, क्योंकि ये अटैकिंग ऑप्शन माना जाएगा मेरी नजर में। कुलदीप और चहल जब एक साथ खेलते हैं तो दोनों का इंपैक्ट हमेशा जो है वो बहुत बड़ा रहता है और टेंडम में दोनों साथ में गेंदबाजी करते हैं तो इंपैक्ट वो हमेशा छोड़ते हैं। और आपके पास तीसरा स्पिनर रविंद्र जडेजा के रूप में भी रहेगा। और जब आपके पास ये 3 गेंदबाज होते हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक गेंदबाज फास्ट बॉलर आप शॉर्ट लगेंगे, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में अगर आप खेल रहे हैं जहां पर स्पिनर के लिए थोड़ी मदद है तो ये गेंदबाजी अटैक जो है वो आपका ज्यादा डेंजरस हो सकता है सामने वाली टीमों के लिए। सो इंडियन टीम ने गेंदबाजी में ऑप्शंस अभी छोड़ के रखे हैं जो काफी अच्छे दिख रहे हैं। बाय द टाइम आपको और देखना पड़ेगा कि आप जो मेन 3 तेज गेंदबाज हैं उसके अलावा मुकेश कुमार को जैसे अभी ऐड करने की कोशिश हो रही है, अगर वो ठीक नहीं जाता तो फिर थोड़ा सा इंडियन टीम के लिए सोचने वाली बात हो सकती है। लेकिन ऑल एंड ऑल काफी पॉजिटिव चीजें इंडियन टीम के लिए इस मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से रही। जो एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली किए गए अपार्ट फ्रॉम सूर्य कुमार यादव और जो थोड़ा सा कोलैप्स हुआ उसमें रन आउट और सारी चीजें कह सकते हैं, लेकिन आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नतीजे जरूरी नहीं है कि आप जैसे चाहते हैं हमेशा वैसे जाएं। और ये अच्छी चीज है, आपको ये झटके अभी लग रहे हैं और आपको वो सच्चाई से रूबरू आप अभी हो रहे हैं तो ये बेहतर चीज है। कई बार क्या होता है कि आप अभी तक जो इंडियन टीम के साथ होता हुआ आप देख रहे थे कि वर्ल्ड कप या आईसीसी के इवेंट में जाते थे तो आपके पास मुश्किल सवालों के जवाब नहीं होते थे, आसान सवालों के जवाब होते थे। तो इस बार इंडियन टीम वो मुश्किल सवाल पहले अपने सामने रख रही है और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, जो अच्छी चीज है। मतलब प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा बहुत अच्छी चीज है। आप नतीजे के पॉइंट ऑफ व्यू से एट द एंड आपने लाइन क्रॉस किया उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा बहुत हिकअप्स और प्लस माइनस ये सारी चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को आपको चैलेंज करना बहुत जरूरी है, डिफिकल्ट सिचुएशंस में कंडीशंस में डालना बहुत जरूरी है। और कोई भी एस्पेक्ट गेम का ऐसा ना रहे जिसको आप टच अपॉन ना करें। मतलब ऐसा ना हो कि जब आप वर्ल्ड कप या एशिया कप खेल रहे हो तो आपके लिए कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें कल के मैच में हुई हैं मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जो है वो बहुत अच्छे से इसको अप्रोच कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। बाकी अगले मैच में डिफरेंट तरह का चैलेंज होगा और टीम शायद बैटिंग ऑर्डर भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जो आपके मेन प्लेयर जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली वही आपको खेलते हुए नजर आने चाहिए। हाँ, बीच में किसी को मौका देना या कुछ करना है तो वो सारी चीजें भी होती रहेंगी। लॉट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि कितना स्कोर आपको चेज करना है, आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन रहेगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल मैच का रिव्यू। आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट।